नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी डिटेल सीरीज़, जिसमें हम आपकी पूरी इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पर डिटेल में कवर कर रहे हैं और एक एक टॉपिक को यहाँ पे समझते हुए कवर कर रहे हैं। आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 26वीं क्लास हम यहाँ पर कवर करेंगे और आज के वीडियो में भारत में ऊर्जा संसाधन इस टॉपिक को कवर कर जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारत के खनिज संसाधनों के बारे में बात करी थी। कौन सा राज्य किस खनिज के उत्पादन में, भंडारण में नंबर 1 पर आता है, शीर्ष पर आता है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। आज हम भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऊर्जा संसाधन के यहाँ पर स्रोत हैं उनके बारे में जानेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत कौन कौन से हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक को लेकर बनते हैं, उनको भी आज के वीडियो में कवर कर जाएंगे। और 3 इंपॉर्टेंट जो ऊर्जा के स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम और साथ में आपकी परमाणु ऊर्जा, उनके भी आपके जो जो क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी आज ही के वीडियो में कवर कर जाएंगे। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी की हमारी डिटेल क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें हमने भारत के मानसून के बारे में, जलवायु के बारे में, कृषि के बारे में, खनिजों के बारे में, जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में डिटेल में पूरी सीरीज में हमने बात करी है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत में ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। यहां से आपका पहला क्वेश्चन यही बनता है, आपको 4 विकल्प दे देता है और कहता है इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है या रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। तो यहां से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आगे के टॉपिक्स में भी, कोयले को लेकर के, पेट्रोलियम को लेकर के, परमाणु ऊर्जा स्रोतों को लेकर के, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, सिंपल और सरल भाषा में समझते हुए चलेंगे। तो ऊर्जा संसाधनों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है परंपरागत प्रयोग के आधार पे। इस आधार पे ऊर्जा स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है परंपरागत ईंधन स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ईंधन स्रोत। इनके बारे में अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। दूसरा आधार है सतत उपलब्धता के आधार पे, यानी लगातार आप उनको इस्तेमाल करने के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। इस आधार पर पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत, और दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत। तीसरा वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, जिसके आधार पर आप जीवाश्म ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो अलग अलग क्षेत्र से हमने एनर्जी डेवलपमेंट को यहां पर विकसित किया है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन कहां से आते हैं? क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। सबसे पहले परंपरागत प्रयोग के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। हमने देखे थे ऊपर 2 वर्ग, एक है पारंपरिक ऊर्जा और एक आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे स्रोत जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर आरंभ से ही करता चला आ रहा है, ऐसे स्रोतों को पारंपरिक या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। यानी जिन इस चीजों का इस्तेमाल एनर्जी के लिए मनुष्य पहले से करता आ रहा है, वो आपके परंपरागत में आएंगे, जिसमें आपका कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गई, चारकोल हो गया, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। तो इन सभी का इस्तेमाल पहले से ही ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करता आया है मनुष्य। तो ये सब आपके पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के पार्ट हो गए। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कौन आएंगे? नवाचारों के द्वारा कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोतों को विकसित किया गया है या किया जा रहा है जिनका पारंपरिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। जैसे आपके सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जिसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं, बायोगैस हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, इन सभी को मनुष्य ने विकसित किया है। तो ये सब आपके गैर पारंपरिक में आ गए और ये सब आपके पारंपरिक में आ गए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आता है कि बताइए इनमें से गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये सारे गैर पारंपरिक हैं, ये सारे के सारे पारंपरिक हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा वर्गीकरण किया गया है वो सतत उपलब्धता के आधार पर किया गया है।
इसके आधार पर भी दो वर्गों में बांटा गया है ऊर्जा संसाधनों को। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता हो तब ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं यानी रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये सब शामिल हैं। तो ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग आप दोबारा कर सकते हो, यही हो गई आपकी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें आपके ये सारे आते हैं। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है और कौन नॉन रिन्यूएबल का सोर्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी हमने देख ली जिनका सोर्स का उपयोग आप बार बार कर सकते हो। अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके और उसकी उपलब्धता सीमित हो, ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जो हमारे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, इनका इस्तेमाल एक ही बार आप कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा तेल है तो आप उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में एक ही बार कर सकते हो, आपके पास सीमित है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका इस्तेमाल बार बार नहीं कर सकते और जो सीमित हैं, सौर ऊर्जा तो कैसी है, असीमित है, जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी। उपलब्धता जिनकी सीमित मात्रा में है वो आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत वो आते हैं, जिसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल गैस ये सब आपके शामिल हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इन दो टॉपिक से आता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, हमने उनको देखा, और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में वो हो गए जो आपके पास अनलिमिटेड है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जिनका इस्तेमाल आप बार बार उनको रिसाइकल करके कर सकते हो। नॉन रिन्यूएबल में वो एनर्जी के सोर्सेस आ गए जो आपके पास लिमिटेड हैं, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, वो सब आपके नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत आ गए। ठीक है, अब जो तीन प्रमुख ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे, एक है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा आपका परमाणु ऊर्जा, उनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले कोयला के बारे में बात करते हैं। कोयला को उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है। हमने लास्ट वीडियो में जब खनिजों के बारे में बात करी थी उसमें देखा था कोयला को उद्योग की रोटी भी कहते हैं, कोयला को उद्योग की जननी भी कहते हैं और कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण व बड़ा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है। तो कौन सा क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र के रूप में फेमस? ऊपरी दामोदर घाटी। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, इस घाटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनको भी हम अभी देखेंगे। विकास क्रम के आधार पर कोयले को मुख्यतः 4 प्रकारों में यहां पर विभक्त किया गया है। कोयले को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 4 प्रकारों में। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। यहां से क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, आपसे पूछा गया था उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है। तो अब हम इन चारों के बारे में डिटेल में देखेंगे, किसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, कौन सा कोयला ज्यादा शुद्ध होता है, क्यों शुद्ध होता है। जितनी उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी वह कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। इनमें सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस प्रकार के कोयला में है तो आप इसी का नाम बताएंगे। ठीक है, अब इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है पीट कोयला। यह कोयले का निकृष्ट रूप है, यानी कम गुणवत्ता वाला कोयला है। तो सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला होता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक और ताप क्षमता निम्न होती है। इसमें कार्बन का जो अंश होता है वो 40% से भी कम पाया जाता है पीट कोयला में। ठीक है, इसीलिए यह सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। ये जो हमने 4 प्रकार के कोयला के नाम देखे, इनको कार्बन के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है। तो जिसमें जितना ज्यादा कार्बन वो उतना शुद्ध, इसमें 40% से भी कम है तो ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है, पीट कोयला। दूसरा है लिग्नाइट कोयला। यह भी एक निम्न गुणवत्ता का भूरे रंग का कोयला होता है। हमने बात करी थी कि यह एक भूरे रंग का कोयला है, इसीलिए इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। जो लिग्नाइट कोयला है इसे भूरा कोयला कहते हैं, इसको याद करेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 40 से 55% के बीच में होती है।
लिग्नाइट कोयला के भंडारण और उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है। भारत में कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। अगर हम भंडार की तुलना में देखें, भंडार की दृष्टि से देखें और उत्पादन की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ में होता है कोयला, ओवरऑल में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर लिग्नाइट कोयले की बात करेगा तो उसमें आपका तमिलनाडु नंबर 1 पर है। तीसरा कोयला है बिटुमिनस कोयला। यह एक मध्यम श्रेणी का लेकिन लिग्नाइट से उन्नत श्रेणी का कोयला होता है। भारत में पाया जाने वाला अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है। तो भारत में ज्यादातर कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन है? पीट कोयला। दूसरे नंबर पे लिग्नाइट कोयला, फिर आता है आपका बिटुमिनस कोयला और फिर सबसे उच्च क्वालिटी का एंथ्रेसाइट कोयला। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 55 से 80% तक पाई जाती है। ठीक है, तो बिटुमिनस को लेकर आपके 2 क्वेश्चन बन गए। पहला, ये भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला है और दूसरा इसकी कार्बन की मात्रा। चौथा है एंथ्रेसाइट कोयला। यह कोयला विकास क्रम की सर्वोच्च किस्म का यानी सर्वोच्च श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक पाई जाती है। भारत में इस प्रकार का कोयला जम्मू कश्मीर के रियायती क्षेत्रों में पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला जो सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है, भारत में कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने कोयला के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करी। 4 प्रकार के कोयले, क्वेश्चन आता है शुद्ध वाला बताइए, सबसे लो क्वालिटी का बताइए, किसमें कार्बन ज्यादा है उसके बारे में बताइए, कौन सा भूरा कोयला कहलाता है? लिग्नाइट कहलाता है। बिटुमिनस कोयला भारत में ज्यादा पाया जाता है और यह सेकंड नंबर का सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है। सबसे ऊपर कौन है? एंथ्रेसाइट है। कोयले को लेकर आपके इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोयले को लेकर, कोयले के उत्पादक क्षेत्रों को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोयला के उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, सबसे पहले है दामोदर नदी घाटी। हमने बात करी थी ना, भारत में कोयला का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन है? दामोदर नदी घाटी। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं उनको देखिए। इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, जो दामोदर नदी घाटी है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, पूरी दामोदर नदी घाटी। इस घाटी के अंतर्गत झारखंड में चंद्रपुरा, झरिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है झारखंड का झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो, ये भी कोयला के लिए फेमस है। गिरिडीह, ये भी झारखंड में है, कोयला के लिए फेमस है। करणपुरा, रामगढ़, ये सभी के सभी कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं, झारखंड में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र, ये भी काफी ज्यादा फेमस है कोयला के लिए। तो आपको यहां पर ये 2 याद कर लेने हैं। दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत आपका झारखंड में झरिया और बंगाल में रानीगंज, दोनों कोयला प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके अलावा महानदी घाटी भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शामिल है। इसमें उड़ीसा का तालचेर और सुंदरगढ़, ये 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में आ चुके हैं, खासतौर पे तालचेर और सुंदरगढ़ को भी याद करेंगे। और छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी, ये सभी आपके प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है झारखंड का झरिया क्यों फेमस है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्यों फेमस है, उड़ीसा का तालचेर, सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़ का कोरबा क्यों फेमस है? सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर आती है गोदावरी घाटी। इसके अंतर्गत तेलंगाना आपका आता है। तेलंगाना का सिंगरेनी, वारंगल, खम, करीमनगर, ये सब कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, गोदावरी घाटी के अंतर्गत आते हैं तेलंगाना में। ठीक है, तो ये हमने कोयला के बारे में बात करी, कोयला से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों को देखा और कोयला के उत्पादक क्षेत्रों को हमने देखा। अब बात करते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है यहां पर प्राकृतिक गैस और आपका जो पेट्रोलियम वाला पोर्शन है। सबसे पहले तो कोयला है और फिर यह आता है। खनिज तेल व प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी सेलों में होता है। यानी ये जो आपके खनिज तेल होता है, जो आपकी नेचुरल गैस होती है, कहां पर बनती है? जो आपके जीवाश्म वाले अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें होता है। ठीक है, शैलों के भूगर्भ में सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस के नीचे खनिज तेल पाया जाता है और सबसे नीचे जल पाया जाता है।
यानी जो ये हमारे अवसादी चट्टानें होती हैं जीवाश्म वाली, इनमें सबसे ऊपर होती है नेचुरल गैस, बीच में खनिज तेल होता है जिससे अलग अलग प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, और फिर सबसे लास्ट में पानी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं यहां से? क्वेश्चन आपके ये हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। तो भारत में खनिज तेल का कुआं सबसे पहले कब और कहां खोदा गया? आप कहेंगे 1867 में असम के माकुम क्षेत्र में। यहां पर सिर्फ कुआं खोदा गया था, उत्पादन शुरू नहीं किया गया था। क्वेश्चन आएगा भारत में खनिज तेल के उत्पादन की शुरुआत कब हुई? तब आप कहेंगे 1889 में, जब डिगबोई में असम के अंदर ही खुदाई करी गई और खनिज तेल के उत्पादन की शुरुआत करी गई। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इन दो लाइन से बनेंगे। भारत की ऊर्जा जरूरतों की तुलना में यह खनिज तेल की बेहद कमी है, अतः भारत को इसके आयात पर निर्भर रहता पड़ता है। देखिए, भारत को जितने पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है उतना पेट्रोल भारत में नहीं होता। पेट्रोल यानी खनिज तेल, तो भारत खनिज तेल को आयात करता है। एक क्वेश्चन आपको याद करना है, यहीं पर नोट कर लीजिए। एक पेपर में पूछा गया था, भारत अपना सबसे ज्यादा जो पैसा लगाता है किस चीज के आयात में लगाता है? तो भारत सबसे ज्यादा पैसा पेट्रोलियम के आयात में लगाता है, खनिज तेल के इंपोर्ट करने में लगाता है। ठीक है, तो इस वाले को लेकर भी आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये नहीं बनता कि क्या भारत इसमें आत्मनिर्भर है या नहीं, क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है आयात करने में, भारत किस चीज को आयात करता है? तो भारत खनिज तेल को आयात करता है, पेट्रोलियम को आयात करता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के भंडारण की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन से हैं? अगला क्वेश्चन आपके इन लाइन से बनता है, प्राकृतिक गैस के भंडारण में शीर्ष पे कौन है, उत्पादन में शीर्ष पर कौन है, पेट्रोलियम के भंडारण में और पेट्रोलियम के उत्पादन में। इन चारों को अब आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेचुरल गैस के भंडारण में बात करें तो भंडारण में सबसे ऊपर असम है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर आपका राजस्थान आता है। उत्पादन में बात करें अगर हम प्राकृतिक गैस के, तो उत्पादन में भी असम नंबर 1 पे आता है, लेकिन दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे राजस्थान है। तो ये आपके प्राकृतिक गैस के भंडारण में राज्य हैं और ये उत्पादन में राज्य हैं। इसी प्रकार पेट्रोलियम में बात करें तो पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा भंडार भारत में कहां है? तो वो असम में है, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे राजस्थान। और अगर हम उत्पादन में बात करें तो उत्पादन में पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे असम। यानी भंडारण सबसे ज्यादा असम में है, फिर गुजरात में है और फिर राजस्थान में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में, तो उसके बाद गुजरात में और फिर आपके असम में। तो इनको भी आपने याद करना है। सीधा क्वेश्चन आएगा, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार कहां है, पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा भंडार कहां है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां है? और यही क्वेश्चन आपके आते हैं भारत में ऊर्जा संसाधनों को लेकर के। ठीक है, भारत में तेल परिशोधनशाला, अलग अलग इंपॉर्टेंट परिशोधनशालाएं यहां पर भारत में स्थापित की गई हैं। उतना डिटेल में अब नहीं जाता एग्जामिनर कि पूछेगा आपसे कि कौन सी परिशोधनशाला कहां स्थित है। सिर्फ 2 पॉइंट आपने याद करनी है। भारत की पहली तेल शोधन इकाई को कब और कहां स्थापित किया गया, और आजाद भारत की पहली जो ऑयल रिफाइनरी थी उसे कहां स्थापित किया गया। ये 2 क्वेश्चन आपने याद करने हैं। भारत की जो पहली ऑयल रिफाइनरी है यह असम के डिगबोई में बनाई गई थी, 1901 में इसे स्थापित किया गया था। तो इंडिया की पहली ऑयल रिफाइनरी कहां बनी है? डिगबोई में, असम में, 1901 में। अगर क्वेश्चन होगा आजाद भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी कहां बनी है, तो यहां 1954 में बनी, मुंबई में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये दोनों ऑयल रिफाइनरी इंपॉर्टेंट है, एक भारत की पहली है, दूसरी आजाद भारत की पहली है। तो पेट्रोलियम को लेकर आपके जो जो क्वेश्चन थे हमने उनको यहां पर देखा। तीसरा एनर्जी का जो प्रमुख स्रोत है वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है इनको लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो उसको भी हम यहां पर कवर करेंगे। परमाणु खनिजों जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, ग्रेफाइट, इनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। हम ऊर्जा के संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने कोयला को देखा, हमने पेट्रोलियम को देखा, खनिज तेल के बारे में बात करी, अब हम परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। परमाणु ऊर्जा क्या होती है? परमाणु जो खनिज होते हैं हमारे, चाहे वो यूरेनियम हो, थोरियम हो, बेरिलियम हो, लिथियम हो,
इनसे जो ऊर्जा प्राप्त करी जाती है उसे ही परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। भारत में परमाणु शक्ति का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। जैसे मैंने कहा, मैं बताते हुए चलूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। सीधा क्वेश्चन, भारत में परमाणु शक्ति का जनक किसे माना जाता है? आप कहेंगे होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। इनके निर्देशन पर 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में बना था। और परमाणु ऊर्जा विभाग दोनों अलग अलग हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग पूछेगा 1948, परमाणु ऊर्जा विभाग पूछेगा 1954। और ये दोनों के दोनों किसके डायरेक्शन में बने थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें भारत में परमाणु शक्ति का जनक माना जाता है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है, और परमाणु ऊर्जा विभाग 1954। ठीक है, भारत के प्रमुख नाभिकीय केंद्रों की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। यह देश का पहला विद्युत केंद्र है परमाणु ऊर्जा से चलने वाला। महाराष्ट्र में इसे स्थापित किया गया था अमेरिका की मदद से। इनमें सहायता नहीं पूछी जाती। जब हम भारत में उद्योगों की बात करेंगे और इस्पात संयंत्रों को देखेंगे, वहां पर पूछा जाता है कि कौन किस देश की मदद से लगाया गया। परमाणु में नहीं पूछा जाता, परमाणु ऊर्जा केंद्रों में नहीं पूछा जाता, फिर भी आपने नोट कर लेना है। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहां है? आपका महाराष्ट्र में है। दूसरा है कुडनकुलम। कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र कहां है? यह आपके तमिलनाडु में है और रूस की मदद से यह स्थापित किया गया था। हमारे देश में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला परमाणु विद्युत गृह अगर आपसे पूछेगा, वो कुडनकुलम है, जो कि तमिलनाडु में है। तीसरा है रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र। यह आपके राजस्थान में है। कनाडा के सहयोग से इसे लगाया गया था। ठीक है, फिर आता है नरोरा। जो नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, यह यूपी में है। फिर आता है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र, ये कर्नाटक में है। फिर है काकरापार, ये आपके गुजरात के अंदर स्थित है। तो इनको आपने यहां पर याद करने हैं। फिर आता है आपका कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र, ये तमिलनाडु में है। जैतापुर आपके महाराष्ट्र में है। दो महाराष्ट्र में है, जैतापुर और तारापुर। इसके अलावा दो तमिलनाडु में है, कलपक्कम और कुडनकुलम। एक राजस्थान में है रावतभाटा, एक यूपी में है नरोरा, एक आपका कर्नाटक में है कैगा और एक आपका गुजरात में है काकरापारा। और यही परमाणु विद्युत संयंत्र आपसे बहुत बार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो इनके आपने लोकेशन याद करनी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा ऊर्जा संसाधन में आता है वो सौर ऊर्जा है। यहां पर आपके फैक्ट कम है सौर ऊर्जा के अंतर्गत, क्योंकि आप जानते हैं नाम से ही है, सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। जो फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आएगा वो आपका ये है, यूपी का रामपुरा गांव जो कि झांसी में है, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव है। आपको ये वाला लाइन याद करना है, बाकी परिभाषा नहीं पूछी जाती आपसे कि सौर ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या होती है, किसके अंतर्गत आते हैं, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, परंपरागत है, गैर परंपरागत है, वो आता है और उसको हमने शुरुआत में क्लियर किया। तो सौर ऊर्जा से आपने सिर्फ इस चीज को याद करना है कि यूपी का रामपुरा गांव पहला गांव है जिसने अपना सौर ऊर्जा प्लांट यहां पर लगाया। ठीक है, फिर आती है पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों की सहायता से प्रवाहित वायु के दोहन द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, प्रश्न आएंगे यहां से। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित मुपंडल पवन ऊर्जा इकाई देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है। तो सीधा क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई कहां पर है? आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान आपके तमिलनाडु में है, चेन्नई में आपके स्थित है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, भारत विश्व में चीन और अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। तो पवन ऊर्जा उत्पाद करने के मामले में भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पर। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चन आएंगे उनको हमने यहां पर नोट्स में बनाया है। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहां है? यह आपके तमिलनाडु में है, चेन्नई में है। और ऊर्जा
पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत विश्व में चौथे नंबर पे आता है। पहले में चाइना, दूसरे में अमेरिका, तीसरे में जर्मनी आता है। ठीक है, भारत में राज्यवार सर्वाधिक पवन ऊर्जा किन राज्यों में होता है? तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का विकास भारत में तमिलनाडु में होता है। विश्व में भारत चौथे नंबर पर, भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की सहायता से तटीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है तटीय क्षेत्रों में बिजली उत्पादन में, और वही आपकी ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद आता है बायोमास ऊर्जा, या जिसे जैव ऊर्जा कहते हैं। जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष, प्राकृतिक वनस्पति अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा या बायोमास एनर्जी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएंगे इन दो लाइंस को लेकर के। जेट्रोफा, जिसे रतनजोत कहते हैं, की सहायता से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। यह वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि बायोडीजल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? जेट्रोफा का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर क्वेश्चन आता है जेट्रोफा का प्रयोग किसके निर्माण में होता है? बायोडीजल बनाने में होता है। ठीक है, तो वो इसी एनर्जी के अंतर्गत है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां लगा है? आंध्र में लगा है, और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आती है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा यानी बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोकना और फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत में जो पहला जल विद्युत संयंत्र बनाया गया वो दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। दार्जिलिंग के सिंद्रापोंग में स्थापित किया गया था 1897 में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगा था? दार्जिलिंग में 1897 में लगा था, सिंद्रापोंग में लगा था। 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह की स्थापना करी गई, जो कि भारत का दूसरा जल विद्युत गृह था। ठीक है, तो यही दो तथ्य आपके यहां से पूछे जाते हैं जल विद्युत ऊर्जा को लेकर के, कि पहला कहां लगा और दूसरा कहां लगा, किस वर्ष में लगा। तो इनको आपने यहां पर याद करना है। बाकी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं भारत की, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। भारत में अलग अलग नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो जिसमें हमने भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात करी। यहाँ का टॉपिक आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है इन टॉपिक्स को लेकर, उसके बारे में हमने देखा। परंपरागत, गैर परंपरागत, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, वहां से क्वेश्चन आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को देखा। कोयला, जो कि भारत का एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, उसके बारे में हमने बात करी। अब आपको अच्छे से याद हो गया कि सबसे शुद्ध क्वालिटी का या सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, जो कि भारत में जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पाया जाता है। जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। दूसरे नंबर पे सबसे लो क्वालिटी का लिग्नाइट होता है, जिसे भूरा कोयला कहते हैं। लिग्नाइट कोयला भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। और फिर होता है बिटुमिनस कोयला, जो कि सेकंड उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस ही पाया जाता है। तो इस प्रकार के हमने तथ्यों को देखा। फिर हमने कोयला उत्पादक क्षेत्रों को देखा कि झारखंड का झरिया, बंगाल का रानीगंज, उड़ीसा का तालचेर और आपका सुंदरगढ़। फिर हमने पेट्रोलियम के बारे में बात करी, पहला कुआं, कहाँ से खनिज तेल उत्पादन की शुरुआत हुई, उनके बारे में हमने देखा। फिर हमने भारत के परमाणु विद्युत केंद्रों को देखा, जिसमें आपका कोडनकुलम को देखा, तमिलनाडु में है, रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, महाराष्ट्र में है। इस प्रकार हमने सभी को वहां पर कवर किया। और फिर अलग अलग प्रकार के जो आपकी ऊर्जा के स्रोत हैं उनको लेकर और उनसे जो एक एक दो दो तथ्य थे उनको कवर किया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।